हेलो नमस्कार। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास को में हम लोग नेशनल इनकम पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, छोटे छोटे बातों को समझे थे। यहाँ हम पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन जो है, खास करके इंडिया की बात है तो आपने देखा था जो 30.1% के आसपास होता है यहाँ पे, जिसमें कि आपने, तो ये कैसे होता है, ये इसमें पूंजी निर्माण में बचत का सृजन हो, बचत का सृजन हो, बचत का संग्रहण हो और बचत का निवेश करे। यानी पहले बचत का सृजन करे, उसके बाद संग्रहण करे, फिर उसे निवेश करे। तो अब बचत, इसका साइकिल देखिए। बचत करेंगे, बचत को निवेश करेंगे, निवेश करेंगे जिससे उत्पादन क्षमता जो है बढ़ेगा, उत्पादन क्षमता बढ़ेगा तो फिर उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगा तो लोगों का आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है वो बचत करना स्टार्ट कर देंगे। ये साइकिल चलते रहेगा तो पूंजी का निर्माण हो जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट बात हम लोग आगे देखते हैं, वस्तु के प्रकार। वस्तु के प्रकार में कितने टाइप की वस्तु होते हैं। देखिए, वस्तु का प्रकार जो है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मध्यवर्ती वस्तु किसको बोलेंगे, जैसे कि एग्जांपल में कच्चा माल। पुरानी वस्तु, अगर किसी वस्तु को फिर से विक्रय किया जाता है तो उसे हम, यानी पुनः विक्रय को पुरानी वस्तु। अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु जो सीधे उपयोग में आए, जो सीधे उपयोग में आए, जिसका बाजार मूल्य हो, वो अंतिम वस्तु वाले। पूंजीगत वस्तु आप देख ही रहे हैं। गिफन, गिफन वस्तु जिसका क्या मांग, जिसका मांग के साथ साथ मूल्य भी बढ़े, यानी मूल्य बढ़े तो मांग भी बढ़ जाए, मूल्य घटे तो मांग भी घट जाए। इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको गिफन वस्तु बोलेंगे, गिफन वस्तु। क्लियर। अब जो है नेक्स्ट छोटा छोटा पॉइंट को हम देखते चलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल पी का, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, क्रय शक्ति तुल्यता। क्रय शक्ति तुल्यता जो है वस्तु और सेवाओं के संदर्भ में, वस्तु और सेवाओं के संदर्भ में एक देश की मुद्रा क्रय शक्ति क्षमता को, एक देश की मुद्रा क्रय शक्ति क्षमता को अगर अन्य देश की मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता की तुलना में, क्रय शक्ति क्षमता की तुलना में प्रदर्शित करता है। यानी ट्रिपल पी क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी वस्तु और सेवाओं के संदर्भ में एक देश की मुद्रा क्रय शक्ति क्षमता को अन्य देश की मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता की तुलना में प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसको परचेजिंग पावर पैरिटी बोलेंगे। भारत जो है परचेजिंग पावर पैरिटी के कंपैरिजन में, इस तुलना में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहला कौन है भाई, चाइना है, दूसरा यूएसए है, और जीडीपी नॉमिनल के आधार पे पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये डाटा चेंज होते रहता है लेकिन जुड़े रहिएगा तो सारा कुछ मालूम पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो, सीओआर का। सीओआर का इसमें क्या देखा जाता है, मेनली पूंजी की उत्पादकता, पूंजी की उत्पादकता। अर्थव्यवस्था में सीओआर अगर कम होगा तो उसे हम लोग बेहतर अर्थव्यवस्था का सिग्नल मानते हैं, बेहतर अर्थव्यवस्था का। और अगर सीओआर ज़्यादा होगा तो उसे खराब अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब सीओआर कैपिटल आउटपुट रेशियो कैसे, तो जो भी कैपिटल है उसका आउटपुट क्या आ रहा है, दोनों के रेशियो को कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलते हैं। क्लियर। अब हम लोग बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जिसको कि हम लोग बार बार सुनते हैं और देखते भी हैं, उसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद ये क्या होता है, एकदम जो डिफिनेशन है एकदम टू द पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में
किसी भी अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा, ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष सब समझ चुके हैं आप, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी कहलाता है। फिर से एक बार, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब घरेलू सीमा किसको बोलेंगे भाई? घरेलू सीमा के अंतर्गत जो है भौगोलिक सीमा प्लस दूतावास प्लस समुद्री सीमा, इन तीनों को लेते हैं। घरेलू सीमा इक्वल टू भौगोलिक सीमा प्लस दूतावास प्लस समुद्री सीमा, नाम याद रखना है आपको जीडीपी फाइंड आउट करने वक्त। अब वस्तु और सेवा, ये वस्तु और सेवा का यूज हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, मुद्रास्फीति पढ़ रहे हैं तभी से। तो ये होता क्या है, कैसे वस्तु को और कैसी सेवा को इसमें रखा जाता है? वस्तु और सेवा, वस्तु की बात करेंगे तो जो दृश्य हो, विजिबल, जो दृश्य हो और जिसका बाजार मूल्य हो, ठीक है। और सेवा की बात करें तो जो अदृश्य हो, इनविजिबल, अदृश्य हो और जिसका बाजार मूल्य हो, उन वस्तु और सेवाओं को लिया जाता है। अब भाई अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु जिसका बाजार मूल्य हो, सीधे उपयोग या उपभोग में आए, मूल्यवर्धन न हो, मूल्यवर्धन न हो। मौद्रिक मूल्य को बाजार मूल्य भी जानते हैं। बाजार मूल्य में आपने देख चुके हैं जो बाजार मूल्य कैसे निकलता है। लागत मूल्य में क्या करते हैं? टैक्स को ऐड कर देते हैं, फिर उसमें से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं। क्लियर बात? अब जीडीपी का गणना जो है वो किस मूल्य पर किया जाएगा भाई? लागत मूल्य पे किया जाएगा? ना बाबा ना। किस मूल्य पे? बाजार मूल्य पे। तो जीडीपी की गणना बाजार मूल्य में की जाती है। जीडीपी में अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को शामिल किया जाता है। जीडीपी में मध्यवर्ती और पुरानी वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। जीडीपी में पूंजीगत वस्तु के मूल्य को शामिल करते हैं, कैपिटलाइज्ड गुड्स को शामिल करते हैं। जीडीपी में घरेलू सीमा के भीतर घरेलू और विदेशी कंपनी द्वारा, अपने देश में घरेलू और विदेशी कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा क्या होगा? शामिल होगा। अरे घरेलू सीमा है, सीमा की बात कर दी है। इसके अंदर जो भी आएगा, जो भी काम करेगा, जो भी उत्पादन होगा, वो सारा का सारा जीडीपी का पार्ट माना जाएगा, चाहे वो यहाँ पे कोई रहे। अमेरिका का बंदा आकर ही क्यों ना यहाँ पे बिजनेस करे, लेकिन ये जीडीपी का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है? घरेलू सीमा के भीतर का ये कार्य, ऑपरेशन हो रहा है, ये क्रियाएं हो रही है, ये एक्टिविटी हो रही है, तो ये जीडीपी का भाग माना जाएगा। यानी जीडीपी में घरेलू सीमा के भीतर घरेलू और विदेशी कंपनी द्वारा जो भी उत्पादित वस्तु और सेवा है उसे शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जीडीपी की गणना जो होता है वो एक वित्तीय वर्ष में होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में होता है। जीडीपी का आधार वर्ष जो है 2011-12 है प्रेजेंट में। पहले कितना था? 2004-5 है। प्रस्तावित है 2017-18 करने का। जीडीपी की गणना जो है ये किस आधार पे भाई किया जाता है? तिमाही आधार पे, 3-3 महीना पे, क्वार्टरली, तिमाही आधार पर की जाती है। कैसे? फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से जून, सेकेंड क्वार्टर जुलाई से सितंबर, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर और फोर्थ क्वार्टर जनवरी से मार्च। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हम लोग जो समझते हैं जीडीपी की गणना वर्तमान में कौन करता है भाई? वर्तमान में एनएसओ करता है। एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ द्वारा किया जाता है। जीडीपी की गणना किस मूल्य पर भाई? अस्थिर मूल्य में बाजार कीमत पर की जाती है। अस्थिर मूल्य में बाजार कीमत पर की जाती है। अब ये मूल्य क्या होता है भाई? अस्थिर मूल्य क्या होता है और चालू मूल्य क्या होता है? मूल्य
मूल्य को अगर हम देखें तो ये दोनों में डिफरेंट कर देते हैं। अस्थिर मूल्य, कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। अभी आधार वर्ष आप देख चुके हैं, क्या है भाई आधार वर्ष जीडीपी का 2011-12 प्रस्तावित है 17-18, लेकिन अभी पे डाटा को लिया नहीं गया है। तो अस्थिर मूल्य किसको बोलेंगे? अस्थिर मूल्य जीडीपी की गणना अगर आधार वर्ष के मूल्य में किया जाए तो उसे अस्थिर मूल्य मानेंगे। मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता है स्थिर मूल्य में, मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता है स्थिर मूल्य, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चालू मूल्य क्या होता है? करंट प्राइस। अगर जीडीपी की गणना वर्तमान वर्ष के मूल्य में की जाए तो उसे चालू मूल्य मानेंगे। और मुद्रास्फीति होगा तो उसका प्रभाव भी होगा। और क्या ये जीडीपी निकलेगा? तो ये जीडीपी जो निकलेगा इसको नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी किस पे भाई? करंट रेट पे। और रियल जीडीपी तो रियल जीडीपी को आपने देखा रियल जीडीपी जो है ये कांस्टेंट प्राइस पे निकाला जाता है। और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के अंतर जो होते हैं वो ही मुद्रास्फीति होते हैं। यानी मुद्रास्फीति जो होता है वो रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी के अंतर होते हैं। क्लियर? अब एक वर्ड सुनते होंगे, जीडीपी डिफॉल्टर। तो जीडीपी अपस्फीति डिफ्लेशन जो है, डिफ्लेशन का ही ये है डिफ्लेटर। जीडीपी अपस्फीति बराबर नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। जीडीपी अपस्फीति इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी बाय वास्तविक जीडीपी होता है, ठीक है। अब जीडीपी वृद्धि दर, जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में जानेंगे। जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाता है भाई? जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ये पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में जीडीपी में होने वाले परिवर्तन के प्रतिशत को जीडीपी वृद्धि दर कहा जाता है। पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष अभी अपना लोग बात कर रहे हैं, 23-24 का बजट भी आया है, अब जो यहाँ पे तुलना होगा, लेकिन वास्तविक डाटा किसका आया भाई? 21-22 का आया। तो वास्तविक डाटा पे अगर बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में तो 21-22 का वास्तविक डाटा आया, तो 20-21 का वास्तविक डाटा से कंपैरिजन करेंगे। और पिछले वर्ष की तुलना में अगर वर्तमान वर्ष में जीडीपी में होने वाले जो परिवर्तन होगा और उन दोनों को कंपैरिजन करने पे जो भी परिवर्तन आएगा उस प्रतिशत को जीडीपी वृद्धि दर कहा जाता है। उस प्रतिशत को क्या बोला जाता है? जीडीपी वृद्धि दर प्रतिशत। दर को आपको पता है, जो दर को प्रतिशत में ही व्यक्त किया जाता है। बहुत पहले से आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं, यूनिट समझने लगे थे इतना बनाते बनाते सवाल। अच्छा, अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, इसको देखना जरूरी हो गया है। देख लेते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित जो टर्म्स हैं। तो टर्म्स में जो ज़्यादा प्रचलन में रहता है उसी को हम लोग देखेंगे। जैसे कि बूम है, बूम मतलब तेजी होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे हिंदी कहीं कहीं पे हिंदी के जगह पे इंग्लिश का आपको बोलने में और समझने में बहुत इजी लगेगा, इसीलिए जहाँ पे जो इजी लगे उसे समझना है मुझे, है ना। तो यहाँ पे तेजी बोलेंगे ना, कहिएगा क्या होता है, इसलिए बूम। अर्थव्यवस्था में बूम टर्म्स को समझेंगे। स्लो डाउन क्या होता है इसको देखते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन, रिसेशन मंदी, डिप्रेशन महामंदी, मेल्टडाउन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं, है ना। क्योंकि
पूछ दिया जाता है और जानना भी जरूरी है। अब देखिए बूम क्या होता है। बूम जो है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, जब अर्थव्यवस्था में जीडीपी वृद्धि दर लगातार सकारात्मक रूप से तेजी से वृद्धि करे, ठीक है, लगातार सकारात्मक उसका ग्राफ जो है, उसका ग्राफ एकदम ऐसे 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 तेजी से वृद्धि करे, जैसे 6%, 7%, 8%, 9%, यानी क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना, जीडीपी वृद्धि दर क्या हो रहा है, कंपेरिजन कर रहे हैं तो 6%, फिर अगले नेक्स्ट ईयर कंपेरिजन किए 7%, 8%, 9%, बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ते जा रहा है, ये देख रहे हैं 45 डिग्री पे बनते जाएगा ये। स्लो डाउन की बात जहां तक करें, सुस्ती की बात, स्लो डाउन तब आता है जब अर्थव्यवस्था में जीडीपी वृद्धि दर अत्यंत मंद गति से आगे बढ़े, अत्यंत मंद गति से आगे तो बढ़े लेकिन मंद गति से, थोड़ा 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 थोड़ा, तो इस टाइप से, जैसे 4, फिर थोड़ा सा 4.1 हो गया, 4. नेक्स्ट ईयर 2 हो गया, 4.3 हो गया, यानी कि ग्राफ में बढ़ तो रहा है लेकिन देख रहे हैं ना, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, स्लो डाउन बोलेंगे। नेक्स्ट बात है संकुचन का, तो संकुचन जो है कॉन्ट्रैक्शन की अगर जहां तक बात करें तो जब जीडीपी वृद्धि दर नकारात्मक हो जाए, जब जीडीपी वृद्धि दर नकारात्मक हो जाए तो उसे बोलेंगे जो अर्थव्यवस्था में संकुचन आ गया है। जैसे पहले था 4%, फिर हो गया 5%, फिर 3%, फिर 5%। अब ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, जो उर्जित पटेल समिति ने सिफारिश किया था, जो जीडीपी का रेट 4+-2 कंपेरिजन में रखा, तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत ही मतलब खराब अर्थव्यवस्था बोला जाएगा इसको। तो ये होता क्या, जो एकाएक क्या हो जाता है, ये नकारात्मक हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है ना। तो जीडीपी वृद्धि दर अगर नकारात्मक हो जाए तो उसको संकुचन बोलेंगे। जीडीपी वृद्धि दर में लगातार, अगर जीडीपी वृद्धि दर में लगातार 2 तिमाही तक नकारात्मक रहे, 2 तिमाही तक वृद्धि दर नकारात्मक रहे, इस अर्थव्यवस्था में मंदी कहा जाएगा। इसे अर्थव्यवस्था में क्या कहा जाएगा, मंदी कहा जाएगा, रिसेशन कहा जाएगा। यानी जीडीपी वृद्धि अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाही तक, फर्स्ट क्वार्टरली, सेकंड क्वार्टरली, या सेकंड क्वार्टरली, थर्ड क्वार्टरली, या थर्ड क्वार्टरली, या फोर्थ क्वार्टरली, इन कंपेरिजन को देखते हुए अगर ये 2 तिमाही तक नकारात्मक रहता है तो इस अर्थव्यवस्था को मंदी कहा जाता है, यानी मंदी की स्थिति बोलेंगे, रिसेशन। अब हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन, महामंदी। महामंदी क्या होता है भाई? महामंदी की जहां तक बात करें तो जब जीडीपी वृद्धि दर लगातार 3 तिमाही या उससे ज्यादा के लिए नकारात्मक हो जाए, यानी मांग में भारी कमी आ जाए तथा जीडीपी 10 से 15% की गिरावट में आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, महामंदी। महामंदी कब आया था भाई? 1929 में आया था, सारा खेल चौपट कर गया था ये। अब ये जो होता है ना, इसका ग्राफ एकाएक क्या हो जाता है, एकाएक ज्यादा रहता है, एकाएक नीचे गिर जाता है, एकाएक नीचे गिर जाएगा। ग्राफ सब पढ़े हैं ना, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ये 0 पे आता है, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 इधर माइनस में जाता है, और इधर भी, इधर ये पॉजिटिव वाला बात है, और इधर ये माइनस में 1 -2 -3, तो यहाँ पे एकाएक जो है गिर जाता है, भारी कमी आ जाती है, तो ये महामंदी की स्थिति हो जाती है। महामंदी की स्थिति 1929 में उत्पन्न हुआ था।
अब आप ये चीज देखे होंगे, जो मंदी की स्थिति में जीडीपी क्या है, मंदी की स्थिति में जीडीपी पॉजिटिव में रहता है, पॉजिटिव की स्थिति में रहता है, लेकिन महामंदी में जीडीपी नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, तो मंदी और महामंदी में बहुत फर्क है, क्योंकि थोड़ा डोलम डोल चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है अर्थव्यवस्था, ये सही है, लेकिन ये तो पूरे धड़ल्ले से गिर गया, तो महामंदी की स्थिति हो जाता है। मेल्ट डाउन के बारे में हम लोग देखें तो मेल्ट डाउन जो है, मेल्ट डाउन जब शेयर बाजार में अचानक लगातार तेजी से गिरावट आ जाए, जब शेयर बाजार में अचानक लगातार तेजी से गिरावट आ जाए, उसको मेल्ट डाउन की स्थिति बोलेंगे। ऐसा हुआ था, कब हुआ था भाई? 2020 में, कोरोना के काल में मेल्ट डाउन की स्थिति उत्पन्न देखने को मिला था। शेयर बाजार में अचानक लगातार तेजी से गिरावट आ गया, तो उसे मेल्ट डाउन बोलेंगे। ठीक है, अब ये जीडीपी वृद्धि दर आप समझ चुके हैं, तो ये आप कंपैरिजन करके लिख लीजिएगा, अस्थिर मूल्य और चालू वर्तमान मूल्य पे मैंने थोड़ा सा डाटा तैयार किया हूँ, अगर आप देखना चाहे तो देख लीजिए। विगत 10 वर्षों में देश की जीडीपी वृद्धि दर के आंकड़े हैं ये। 2010-11 में 8%, 8.498 था, चालू वर्तमान मूल्य में 19.9%। तो ये आप कहीं से डाटा लेके पुट अप कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंकिंग वाले एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो लोग अपना अच्छे से इसी टाइप से तैयार कर लेंगे। 17-18, 19-20 में स्थिर मूल्य पर 4.2% था, और चालू मूल्य पे वर्तमान मूल्य पे 7.21% है। उसके बाद आपको अब की बार के बजट में भी बताए ही जो क्या है, लेकिन वास्तविक डाटा को आप भरिएगा। और त्रैमासिक आधार पर जीडीपी वृद्धि दर के आंकड़े जहाँ तक बात करेंगे, तो ये भी आपको सब कहाँ मिलेगा? आर्थिक सर्वे में। आर्थिक सर्वे में ये टोटल डाटा दिया रहता है। तो आप 23-24 में जो बजट पेश हुआ है, तो उससे पहले 22-23 का आर्थिक सर्वे भी आया है, उसमें हम मतलब जब भी पढ़ाएंगे तो आपको जिक्र कर देंगे इसका, वहीं से डाटा ये तैयार होता है माइनस प्लस का। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, हम लोग को जानना जो चाहिए उस पर बात करते जा रहे हैं। अच्छा, एक बात ग्रॉस वैल्यू एडिशन की, तो ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जाने हैं, लेकिन ये जीवीए जो है ना, जीवीए का कॉन्सेप्ट है, इसको मतलब अगर समझने की बात करेंगे तो ये जो गेहूं आटा का जो हम कॉन्सेप्ट लिखे हैं ना, समझने के लिए बहुत बेस्ट है। ये क्या बेस्ट है भाई? तो यहाँ से हम समझेंगे नेक्स्ट में जो जीवीए क्या होता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज है, जीडीपी और जीवीए में क्या अंतर है, इन सारे चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।